Welcome back to our YouTube channel. Today our topic is electric field intensity due to a thin infinite sheet of charge. आज हम सेकंड एप्लीकेशंस करने जा रहे हैं हम गाज लॉ की। इसमें हमारे पास एक चार्ज शीट है जिसमें हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जो है वो कौन सा है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ये आपके पास एक चार्ज शीट है। जैसे हम यहाँ पर एक शीट ले लेंगे हम, ये हमारे पास शीट है, इस पर हमारे पास चार्जेस जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हैं। तो इस टाइप्स की डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहा जाता है? जब हमारे पास एक प्लेन शीट होती है, उस प्लेन शीट पर हमारे पास चार्ज जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उस टाइप्स की डिस्ट्रीब्यूशन को कहा जाता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। तो वही यहाँ पर हमारे पास एक शीट है, इस पर डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और यहाँ पर जो हमारे पास जो है डेंसिटी जो होती है हमारे पास, उस डेंसिटी को क्या कहा जाता है? दैट डेंसिटी इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो वही यहाँ पर लिखा है मैंने, लेट अस कंसीडर इनफिनाइट थिन चार्ज शीट। ये आपके पास एक थिन चार्ज शीट है हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी को वो किसको होता है? वो चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया के इक्वल होता है। समझे आप कि हमारे पास 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना चार्ज है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसके जरिए से? सरफेस चार्ज डेंसिटी के जरिए से। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी किसको होता है? वो चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया के इक्वल होता है। तो यहाँ से आप इसका ऐसा यूनिट भी निकाल सकते हो आप। चार्ज का यूनिट क्या होता है हमारे पास? कूलम होता है। सरफेस एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। तो कूलम पर मीटर स्क्वायर हमारे पास इसका ऐसा यूनिट आएगा किसका? सरफेस चार्ज डेंसिटी का। अब देखिए, ये आपके पास एक चार्ज शीट है। तो चार्ज शीट के आर के डिस्टेंस पर हमारे पास ये पॉइंट पी है, जिस डिस्टेंस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है गाज लॉ को अप्लाई करके। तो देखिए, ये जो हमारे पास आर जो है, ये जो हमारे पास आर जो है शीट से आर की दूरी पर हमारे पास पॉइंट पी है। ये आर जो डिस्टेंस है ये शीट के परपेंडिकुलर में है। जैसे हमारे पास ये शीट है, हमारे पास ये शीट है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है पी पॉइंट है। और इस शीट की वजह से, जिसमें हमारे पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और चार्ज शीट है, इस चार्ज शीट की वजह से यहाँ पर हमने ये पॉइंट पी है जो शीट से आर की दूरी पर है, यहाँ पर हमने कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। तो देखिए, एप्लीकेशन हमारे पास किसकी है? गाज लॉ की एप्लीकेशन है। अगर मैंने पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है तो हम इस पी पॉइंट के थ्रू एक गॉसियन सरफेस को ड्रा करेंगे। तो देखिए, हमने गॉसियन सरफेस ड्रा किया है पी पॉइंट के थ्रू, और ये गॉसियन सरफेस जो हमें बन रही है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में बन रही है। और ये गॉसियन सरफेस जो हमारे पास जो है इस चार्ज शीट से पास हो रहा है। समझे आप? देखिए, हमारे पास ये हमारे पास गॉसियन सरफेस है, तो गॉसियन ये हमारे पास चार्ज शीट है, तो चार्ज शीट से पास होके हमारे पास जो है ये गॉसियन सरफेस जो है वो जा रही है। तो इसका मतलब जब ये हमारे पास गॉसियन सरफेस जो हमारे पास इस चार्ज शीट से पास होकर जाएगी, तो हमारे पास इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में, हमारे पास इस गॉसियन सरफेस के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में हमारे पास चार्ज आएगा। समझे आप? चार्ज इनक्लोज होगा, और उसी चार्ज की वजह से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। पी पॉइंट पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। तो देखिए, हमारे पास चार्ज शीट है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज जो होती हैं वो कहाँ की तरफ निकलती हैं? आउटवर्ड की तरफ निकलती हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज इस चार्ज शीट की वजह से कहाँ की तरफ होगी? बाहर की तरफ होंगी। या तो वहां के लिए होंगी या यहाँ के लिए हमारे पास होंगी। समझे आप? इस चार्ज शीट के परपेंडिकुलर में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज होंगी, और जहां की तरफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज की डायरेक्शन होती है वहीं की तरफ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होती है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी हमारे पास यहाँ पर, जो होगी हमारे पास वहां की तरफ होगी, और यहाँ पर हमारे पास यहाँ की तरफ होगी। समझे आप? तो इसीलिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो हमारे पास जो होगी इस चार्ज शीट की वजह से वो कहाँ की तरफ होगी? या तो वहां के लिए होगी या यहाँ के लिए होगी हमारे पास, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वहां के लिए, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज वहां के लिए भी हो सकती है और यहाँ के लिए भी हमारे पास हो सकती है। तो इसीलिए ई जो मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है पी पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वहां की तरफ है, और यहाँ पर भी मैंने रिप्रेजेंट किया है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ की तरफ है? इस साइड पर हमारे पास जो है, इस साइड पर हमारे पास यहाँ की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ की तरफ है। तो ये देखिए, हमारे पास गॉसियन सरफेस का ये जो हमारे पास इस सरफेस का छोटा सा टुकड़ा अगर हम ले लेंगे, उस टुकड़े की डायरेक्शन जो होगी ds रिप्रेजेंट करता है स्मॉल सरफेस एरिया ऑफ दिस, इस सरफेस का छोटा सा टुकड़ा, दैट इज स्मॉल सरफेस एरिया, जिसको हम ds से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी डायरेक्शन भी यहीं की तरफ होगी। समझे आप? क्यों? क्योंकि इस सरफेस का, जैसे हम गॉसियन सरफेस का छोटा सा टुकड़ा लेंगे, हम गॉसियन सरफेस पर हम इस सरफेस पर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो वो नॉर्मल कहाँ की तरफ जाएगा? यहाँ की तरफ जाएगा। तो ds की डायरेक्शन की यहीं की तरफ होगी। तो ds, अगर हमने ds की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना होगा, ds हुआ हमारे पास स्मॉल सरफेस एरिया, उसकी डायरेक्शन इस एंड पर जो हमारे पास सरफेस एरिया है उसका स्मॉल सरफेस एरिया हो गया हमारे पास ds। तो इस ds की डायरेक्शन कहाँ की तरफ होगी? हम इस सरफेस पर नॉर्मल ड्रा करेंगे, वो नॉर्मल यहाँ की तरफ जाएगा, तो ds की डायरेक्शन यहाँ की तरफ होगी। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हमारे पास ये एंड है,
इसका सरफेस एरिया अगर हमारे पास एस होगा तो उसका स्मॉल सरफेस एरिया हो गया हमारे पास ds, तो यहाँ पर ds की डायरेक्शन कहाँ की तरफ होगी, वहाँ की तरफ होगी, समझे आप, क्योंकि इस सरफेस पर हम नॉर्मल ड्रा करेंगे तो नॉर्मल वहाँ की तरफ जाएगा, तो ds की डायरेक्शन यहाँ पर हमारे पास जो होगी वो कहाँ की तरफ होगी, यहाँ की तरफ होगी, वहाँ की तरफ होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ds की डायरेक्शन हमारे पास सेम है, वहीं की तरफ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी पी पॉइंट पर, और ds की डायरेक्शन भी वहीं की तरफ होगी। और यहाँ पर भी हमारे पास ds और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ की तरफ होगी, सेम डायरेक्शन होगी, यहाँ पर E और ds सेम डायरेक्शन होंगी, यहाँ की तरफ होंगी। अब लेकिन हमारे पास कर्व्ड सरफेस हम ले लेंगे, क्योंकि सिलेंडर है हमारे पास है, तो ये वाली सरफेस कौन सी होती है, कर्व्ड सरफेस होती है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का हम छोटा सा टुकड़ा पकड़ेंगे, दैट इज ds। तो हम इस कर्व्ड सरफेस पर, जैसे ये हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया पर कर्व्ड सरफेस एरिया जो हमारे पास होता है उसका स्मॉल सरफेस एरिया हो गया ds। तो अगर हमने इसके सरफेस एरिया की डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करना होगा, इस पर हम नॉर्मल ड्रा करेंगे, तो नॉर्मल कहाँ की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ, तो ds की डायरेक्शन यहाँ पर सरफेस एरिया की जो डायरेक्शन जो होगी, ds की डायरेक्शन जो होगी वो कहाँ की तरफ होगी, अपवर्ड डायरेक्शन होगी। तो देखिए यहाँ पर अगर आपको बोला जाएगा ds की डायरेक्शन कहाँ की तरफ है, अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ है, ds जो हमारे पास उसकी डायरेक्शन कहाँ की तरफ है, अपवर्ड की तरफ है, और E की डायरेक्शन यहाँ पर कहाँ की तरफ होगी, वो आगे के लिए ही होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड शीट जो हमारे पास चार्ज शीट है, इस चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो हमें हमेशा आगे या पीछे के लिए होगी, ना कि ऊपर के लिए होगी। क्लियर आपको, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास या तो हमारे पास आउटवर्ड की तरफ होगी या बैकवर्ड की तरफ होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस शीट के परपेंडिकुलर में होगी, समझे आप, ऐसे नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ नहीं होगी, आगे के लिए होगी। इसका मतलब कर्व्ड सरफेस पर ds और E के बीच में एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा, वो 90 डिग्री बनेगा। यहाँ पर E और ds सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा यहाँ पर 0 होगा, और यहाँ पर हमारे पास E और ds सेम डायरेक्शन में हैं, तो यहाँ पर भी हमारे पास थीटा क्या होगा, वो 0 ही होगा। तो ये अभी मैंने आपको कहा कि हमारे पास जो है E और ds के बीच में कहाँ पर क्या डायरेक्शन होगी वो मैंने डिस्कस किया। अभी देखिए हमने इस पी पॉइंट पर अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हम गाउस लॉ को अप्लाई करेंगे हम। तो गाउस लॉ हमें जो कहता है क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds जो हमारे पास होता है दैट इज इक्वल टू किसके होता है, वो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो क्लोज सरफेस है, गाशन सरफेस है, इस गाशन सरफेस के थ्रू जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास ऑन होता है वो किसके होता है, वो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। q का मतलब होता है इस गाशन सरफेस में हमारे पास जो टोटल चार्ज, क्यू का मतलब क्या होता है, क्यू होता है टोटल चार्ज इन अ क्लोज सरफेस, जो हमारे पास इस क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज हमारे पास कितना आ रहा है। तो देखिए अगर हम सिलेंडर ड्रा करेंगे, इसके थ्रू सिलेंडर ड्रा होगा, तो अगर हम कहेंगे ये इस एरिया के थ्रू हमारे पास गाशन सरफेस निकलेगी, तो इसके अंदर ये वाला चार्ज आ रहा है, तो इस चार्ज की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारे पास होगा वो पास ऑन हो जाएगा इस गाशन सरफेस के थ्रू। जो हमारे पास गाशन सरफेस कैसी है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में, तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में जो हमारे पास गाशन सरफेस है, इस गाशन सरफेस के थ्रू जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास ऑन होगा वो किसके होता है, वो क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds के होता है। E हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैं अभी मैंने दिखाया, ds होता है स्मॉल सरफेस एरिया ऑफ दिस गाशन सरफेस, तो गाशन सरफेस का छोटा सा सरफेस एरिया दैट इज ds। तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds जो होता है वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के होता है, और गाउस लॉ में हमने पढ़ा था यही q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल भी होता है। q क्या होता है हमारे पास, टोटल चार्ज इनसाइड अ क्लोज सरफेस, इस क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज जो हमारे पास आ रहा है, क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना आएगा, जो हमारे पास इस सर्कल में, हमारे पास इस सर्कुलर एरिया में जो हमारे पास चार्ज होगा वही हमारे पास टोटल चार्ज आएगा। तो टोटल चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट हमारे पास क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिटिंग इन फ्री स्पेस। अब देखिए यहां पर भी हम इस क्लोज सरफेस को, जो हमारे पास गाशन सरफेस है ये क्लोज्ड है, देखिए गोला हम मारते हैं, ये पूरे की पूरी इस गाशन सरफेस के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास ऑन हो रहा है वो इसके इक्वल है। अब देखिए इस क्लोज सरफेस को हम डिवाइड करेंगे, स्प्लिट करेंगे इसके कंपोनेंट्स में। देखिए ये क्लोज सरफेस सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, तो इट इज कंसिस्ट ऑफ, ये हमारे पास क्लोज सरफेस है, ये 3 सरफेसेस बनी हुई है, एक ये S1, दूसरी हमारे पास ये कर्व्ड सरफेस दैट इज S2, और तीसरी हमारे पास ये एंड वाली सरफेस दैट इज S3। तो 3 सरफेसेस से हमारे पास ये बना हुआ है। इसका मतलब इसको अगर मैं तोड़ के लिखूंगा मैं, तो S1 E ds cos थीटा, यहाँ E ds लिखेंगे पहले हम, इसके बाद S2 E ds E डॉट ds प्लस S3 E डॉट ds दैट इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने क्या किया, हमने इस क्लोज सरफेस को, क्लोज सरफेस रिप्रेजेंट करता है, ये गोला रिप्रेजेंट करता है इसकी पूरी की पूरी गाशन सरफेस की पूरी सरफेस को जो क्लोज्ड है। अब हमने इस क्लोज सरफेस को ओपन किया, तो ये क्लोज सरफेस 3 सरफेसेस बनी हुई है, दिस वन एक सरफेस, ये दूसरी होगी हमारे पास एक कर्व्ड सरफेस, जैसे ये हमारे पास क्या है, ये कर्व्ड सरफेस है, और तीसरा होगी ये एंड,
जिसका सरफेस एरिया हमने S3 से रिप्रेजेंट किया है। अब देखिए E डॉट डी एस है, ये डॉट प्रोडक्ट है टू वेक्टर्स का, A डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा के इक्वल, इसको हम खोल के लिखेंगे तो S1 EDS कॉस थीटा, इसी तरीके से सेकंड S2 EDS कॉस थीटा, इसी तरीके से S3 EDS कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए हमने डॉट प्रोडक्ट्स को हमने E डॉट डी एस को हमने खोल के लिखा हमने। अब देखिए थीटा जो होता है वो E और DS के बीच में एंगल होता है। पहली सरफेस हमारे पास कौन सी है, S1 है, इसका समाल सरफेस एरिया हो गया DS, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E है। तो देखिए थीटा यहां पर हमारे पास जो है, आपने बोला है इस S1 सरफेस पर E और DS के बीच में एंगल, मैंने ऑलरेडी आपको बोला है E और DS के बीच में एंगल, इस सरफेस पर E और DS के बीच में एंगल कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि S1 हमारे पास इसका पूरा का पूरा सरफेस एरिया है, तो इसका छोटा छोटा टुकड़ा जो होगा वो DS होगा। तो हमारे पास जो आएगा, इसका मतलब यहाँ पर अगर हम लिखेंगे क्लोज इंटीग्रल ऑफ, क्लोज इंटीग्रल तो नहीं है, ये आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ S1, ये फर्स्ट सरफेस है E DS कॉस ऐसे ही रहेगा, थीटा की जगह पर यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। इसी तरीके से सेकंड सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ S2 E DS कॉस, ये आपके पास सेकंड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है ये वाली। तो देखिए इस कर्व्ड सरफेस में DS और E के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा वहाँ के लिए होगी या यहाँ के लिए होगी, तो DS अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो सेकंड सरफेस जो कर्व्ड सरफेस है यहाँ पर एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पर आपके पास जो है सेकंड सरफेस पर थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसके बाद हमारे पास थर्ड सरफेस है S3, तो यहाँ पर हमारे पास EDS कॉस 0 यहाँ पर फिर से आ रहा है आपको, दैट इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए ये थर्ड सरफेस है, E और DS के बीच में एंगल कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि E और DS सेम डायरेक्शन में है। तो ये हमने थीटा की जगह पर थीटा की वैल्यूज को पुट किया। देखिए cos 0 होता है 1 के इक्वल, cos 90 होता है 0 के इक्वल, cos 0 होता है 1 के इक्वल। तो देखिए ये टर्म पूरी की पूरी 0 हो जाएगी, क्योंकि cos 90 होता है 0 के इक्वल, 0 को EDS के साथ मल्टीप्लाई की तो ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी। cos 0 होता है 1 के इक्वल, तो अब आपके पास आगे हम जब जाएंगे हम, तो आपके पास क्या आएगा, ये टर्म बच जाएगी आपके पास। तो S1 EDS आपके पास आ रहा है, EDS क्योंकि cos 0 1 के इक्वल होता है, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, प्लस ये पूरा का पूरा 0 हो गया। अब थर्ड सरफेस S3 आपके पास आ रहा है, EDS आपके पास यहाँ पर बचा, क्योंकि cos 0 1 के इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास आ रहा है। अब देखिए ये आपके पास फर्स्ट सरफेस है, E को बाहर निकाल देंगे हम, E को बाहर निकाला हमने, और DS की इंटीग्रेशन होगी, DS की इंटीग्रेशन होगी, सरफेस कौन सी है, S1, ये वाली सरफेस है, प्लस यहाँ पर भी हम E को बाहर निकाल देंगे हम, और सरफेस कौन सी है, ये S3 सरफेस है, S3 सरफेस है, ये वाली सरफेस है, S3 सरफेस हमारे पास है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, E बाहर निकाला और DS, दैट इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये जो हमारे पास जो है, यहाँ पर आपको कहूँगा मैं, जो हम DS की इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, ये आपके पास फर्स्ट सरफेस है। DS का मतलब होता है इसका पूरा का पूरा सरफेस एरिया S है हमारे पास, जिसको हमने S1 से रिप्रेजेंट किया है, हम कहेंगे इसका पूरा का पूरा सरफेस एरिया क्या है, S है। तो उस S का छोटा सा टुकड़ा हो गया DS। इंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों का ऐड करना, DS को ऐड जब आप करोगे, आप इंटीग्रेशन जब DS की आप करोगे तो आपके पास क्या आएगा, S आएगा। इसका मतलब E ऐसे ही रहेगा, E ऐसे ही रहेगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ DS की इंटीग्रेशन जो होगी वो क्या आएगी, S होगी, आपके पास S आपके पास आ रहा है, प्लस ऐसे ही है, E ऐसे ही रहेगा। इसी तरीके से DS की इंटीग्रेशन, DS का मतलब होता है इस सरफेस का, जिसका सरफेस एरिया S3 है, या हम कहेंगे जिसका सरफेस एरिया S है, उसका छोटा सा टुकड़ा हो गया हमारे पास DS। जब DS की इंटीग्रेशन करेंगे हम, इंटीग्रेशन का मतलब होता है ऐड करना, जब छोटे छोटे DS को ऐड करोगे आप, तो आपके पास पूरी की पूरी ये सरफेस आ जाएगी, समझे आप, जिसका सरफेस एरिया हम कहेंगे S कहेंगे हम। तो इसका मतलब DS की इंटीग्रेशन क्या होगी, वो S होगी, दैट इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए ES प्लस ES हो गया ट्वाइस ES आ रहा है आपके पास, Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। हमने जो फाइंड आउट करना है वो E फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है हमने P पॉइंट पर, समझे आप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास P पॉइंट पर किसके इक्वल होगी, ये Q ऐसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाई ये हमारे पास 2 और S डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट S आपके पास आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है अभी। तो देखिए इसके बाद हमारे पास जो है अभी हमारे पास जो है ये
Q डिवाइड बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट एस आ रहा है आपके पास। एक स्टेप और करेंगे आगे हम, एक स्टेप जब और करोगे आगे आप तो E इज इक्वल टू ई किसके इक्वल आएगा, Q की जगह पर Q की वैल्यू को पुट करेंगे। Q किसके इक्वल होगा, देखिए Q जो होगा वो सिग्मा एस के इक्वल होगा। यहाँ पर अगर हम Q की वैल्यू निकालेंगे हम, Q यहीं पर रहेगा, ये S ट्रांसफर हो जाएगा लेफ्ट साइड में, तो ये हमारे पास सिग्मा एस बन जाएगा। तो इसका मतलब Q की जगह पर क्या लिखूंगा मैं, सिग्मा एस लिखूंगा मैं डिवाइड बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट एस आपके पास आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर बोल सकते हो आप कि ये जो हमारे पास Q जो होता है वो किसके इक्वल होता है, दैट इज सिग्मा एस के इक्वल होता है। सिग्मा एस के इक्वल होता है, सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी के इक्वल होता है। सिग्मा को हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर Q की जगह पर मैंने सिग्मा एस लिखा। मैंने एस गेट कैंसल्ड, यू गेट सिग्मा, यू गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास किसको आ रहा है, दैट इज सिग्मा डिवाइडेड बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ रहा है। तो ये जो अभी हमने निकाला, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पर निकाला, P पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को निकाला, या यहां पर हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को निकाला। किसके इक्वल आ रहा है, दैट इज सिग्मा डिवाइड बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी की, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, और एप्सिलॉन नॉट तो आपको पता ही है, दैट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। देखिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अगर हमने P पॉइंट पर निकाला, ये डिपेंड नहीं कर रहा है यहां पर हमारे पास, किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इस R पर डिपेंड नहीं कर रहा है। क्लियर आपको, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ये शीट जो है वो इनफाइनाइट शीट है। इनफाइनाइट शीट का मतलब हुआ बहुत बड़ी शीट है आर के कंपैरिजन में। इसका मतलब साइज ऑफ दिस शीट, इस शीट का साइज आर के कंपैरिजन में क्या है, वो बहुत बड़ा है। तो आर के अगर हम आर को ले लेंगे, शीट के कंपैरिजन में आर की वैल्यू को लेंगे, तो आर की वैल्यू बहुत कम होगी, तभी जाकर हम बोलते हैं ये जो शीट जो है वो इनफाइनाइट है, बहुत बड़ी है। क्यों, आर के कंपैरिजन में ये शीट जो है वो बहुत बड़ी है, तभी जाकर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो आर पर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर आपको, तो ये हमने P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट किया, इसके इक्वल आ रहा है। तो जितनी हमारे पास यहां पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी, उतनी हमारे पास यहां पर भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी, क्योंकि ये जो अभी आपको मैंने कहा शीट से हमारे पास P पॉइंट R की दूरी पर है, तो यहाँ पर भी हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, वो R के इक्वल ही होगा। तो इसका मतलब पूरा अगर हम कहेंगे सिलेंडर की लेंथ जो होगी वो कितनी होगी, वो 2R के इक्वल होगी। अब देखिए अगर आपके पास शीट जो है वो थिक है, अगर आपके पास शीट क्या है, थिक है, कंसिस्ट ऑफ 2 थिन शीट, समझे आप। तो शीट जो हमारे पास जो है, शीट इज कंसिस्ट ऑफ 2 थिन शीट्स, 2 थिन शीट से बनी हुई है। ये आपके पास थिन शीट थी जिसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को हमने कैलकुलेट किया। तो अगर हमारे पास ये 2 थिन शीट से बनी हुई है, अगर आपके पास एक थिक शीट है, मोटी शीट है, थिक शीट है, जो हमारे पास 2 थिन शीट से बनी हुई है, तो उस थिक शीट की वजह से, जैसे हमारे पास यहां पर कहूंगा मैं, ये एक शीट है, ये एक शीट ले रहा हूं, ये दूसरी शीट ले रहा हूं मैं, तो ये हमारे पास 2 शीट्स मिलकर एक शीट बनी, और ये आपके पास थिक शीट बनी, और इस थिक शीट की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसके इक्वल होगी, तो वो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हम 2 थिन शीट की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एक थिन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी है, दैट इज सिग्मा डिवाइड बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। दूसरी थिन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, दैट इज सिग्मा डिवाइड बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। तो आपके पास ये किस इक्वल आएगा, डिनोमिनेटर जब हमारे पास सेम है तो आपके पास इसका एलसीएम निकलेगा, फिर हमारे पास ये ऐड हो जाएगा, सिग्मा प्लस सिग्मा हो गया हमारे पास, सिग्मा प्लस सिग्मा हो गया हमारे पास ट्वाइस सिग्मा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 गेट कैंसल्ड, आपके पास जो आंसर आएगा वो सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो है थिक शीट की वैल्यू जो होगी, थिक शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगी। तो सिग्मा हमारे पास क्या है, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। तो अगर हमारे पास थिक शीट होगी, तो थिक शीट की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट पर कितनी होगी, दैट इज सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर हमारे पास थिन शीट होगी, एक ही थिन शीट होगी, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमारे पास किसके इक्वल होगी, दैट इज सिग्मा डिवाइड बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा सेकंड एप्लीकेशन थी, ये हमारी सेकंड एप्लीकेशन थी गाज़ लॉ की। ओके।